हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज ये दीपा गुप्ता। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 27 अक्टूबर 2023 को जीएसटी ने एक सर्कुलर इशू किया रिगार्डिंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी टू द बैंक फॉर अवेलिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज और एनी लोन फ्रॉम द बैंक। सिमिलर इज द केस विद द कॉर्पोरेट गारंटी। अगर एक कंपनी अपनी किसी सिस्टर कंसर्न के बिहाफ पे सिस्टर कंसर्न को कोई लोन दिलाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करवाने के लिए बैंक को कोई गारंटी देती है तो उस पर जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी। इसके लिए जीएसटी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है बैंक को फॉर ग्रांटिंग एनी लोन टू दी कंपनी, उसकी कंपनी को कोई लोन दिलवाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज दिलवाने के लिए, तो उसमें जो है विदाउट कंसिडरेशन ये केस है। अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। बहुत टाइम से ये इसमें जो है डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो उसी की पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए जीएसटीएन ने सर्कुलर इशू किया। उसमें कहा गया, पहली बात तो ये कि डायरेक्टर एंड जो कंपनी होती है बोथ आर रिलेटेड पार्टीज। ये दोनों जो है आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं एज पर एक्सप्लेनेशन ए टू सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन ए के हिसाब से डायरेक्टर एंड कंपनी आर रिलेटेड पार्टीज। तो अगर ये रिलेटेड पार्टीज हैं तो फिर उस केस में जो हमारा जीएसटी का रूल है, सप्लाई का जो रूल है, उसमें क्या है कि सप्लाई का जो सेक्शन है, सेक्शन 7, उसका शेड्यूल 1 है, उसका एक एंट्री नंबर 2 आती है। वो ये कहती है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए कोई ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज, इवन विदाउट कंसिडरेशन भी हो रही है, तब भी उसे सप्लाई माना जाएगा। तो अब इस केस में डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है बैंक को विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ये जो है जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती है और एक टैक्सेबल इवेंट बन जाता है। इस पर टैक्स लगना चाहिए एज पर जीएसटी। तो जो अब ठीक है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये सप्लाई है अंडर जीएसटी एंड इट शुड बी टैक्सेबल। सो अब क्वेश्चन आता है इसके वैल्यूएशन का, बिकॉज कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। फ्रेंड्स, क्या है कि हमारे जीएसटी में रूल 28 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स जो है वो डील करता है विद द वैल्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द रिलेटेड पार्टीज। तो रूल 28 कहता है कि जो भी ओपन मार्केट वैल्यू होगी आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा फॉर टेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। तो रूल 28 गवर्न करता है इस तरह की ट्रांजैक्शंस को। तो ओपन मार्केट वैल्यू रहेगी इसकी जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी। बट फ्रेंड्स, ये होता क्या है कि जो ये बिकॉज इसमें बैंक का केस है, बैंक से क्रेडिट फैसिलिटीज ली जा रही है, तो इसमें आरबीआई भी इन्वॉल्व होता है। आरबीआई ने ये कहा है कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है तो उस केस में कंपनी जो है उसको कोई भी कंपनसेशन या कमीशन पे नहीं कर सकती। अब आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा? आरबीआई का ये कहने का पर्पस ये था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग जो हैं इसे कंपनी से कोई इनकम जनरेट करने का एक सोर्स बना ले, गारंटी देना कि वो गारंटी दे के कंपनी से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इसको इस तरह के केसेस को जो है अवॉइड करने के लिए आरबीआई ने ये कह दिया कि कंपनी कोई भी कमीशन या फिर कंसिडरेशन पे नहीं कर सकती फॉर गिविंग द पर्सनल गारंटी बाय द डायरेक्टर। तो जब कंसिडरेशन पे कर ही नहीं सकती तो इस तरह की ट्रांजैक्शन का मतलब कोई ओपन मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज मार्केट में कंसिडरेशन दी ही नहीं जाती तो ओपन मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो जब ओपन मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती तो दैट मीन्स ओपन मार्केट वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड एज जीरो, नील। तो ओपन मार्केट वैल्यू इस तरह की ट्रांजैक्शन की क्या है? नील। तो फिर टैक्सेबल इवेंट तो है ये, टैक्सेबल वैल्यू इसकी, बट क्या मानी जाएगी? जीरो। तो टैक्सेबल वैल्यू जीरो है तो मीन्स नो जीएसटी शुड बी एप्लीकेबल ऑन सच ट्रांजैक्शन। तो अब क्या है कि ये क्लियर हो गया कि अगर डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी कि कंपनी को कोई क्रेडिट फैसिलिटीज जो है बैंक से अवेल करनी है उसके लिए, तो उस केस में अगर डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है तो उस केस उसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नील एंड ओपन मार्केट वैल्यू इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे ये डिस्प्यूट खत्म हो गया। बट
एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि कंपनी जो है कुछ कंसिडरेशन पे कर रही हो डायरेक्टर को, तो अगर कंसिडरेशन पे की जा रही है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, तो उस केस में जो कंसिडरेशन है उसी को जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लिया जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाएगा और उसी पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इशू क्लियर हो गया अगर पर्सनल गारंटी डायरेक्टर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब सेकंड इशू आता है अगर कोई कॉरपोरेट यानी कि एक कंपनी अपनी दूसरी सिस्टर कंसर्न के लिए, अपनी सब्सिडरी के लिए, किसी और तरह की सिस्टर कंसर्न के लिए अगर कॉरपोरेट गारंटी दे रही है, अगर एक कॉरपोरेट गारंटी देता है तो उसे कहते हैं कॉरपोरेट गारंटी। तो अगर कोई कॉरपोरेट गारंटी का केस है तो उस केस में कैसे होगा, कब क्या है कि दोनों कंपनीज अगर रिलेटेड हैं तो इन्हें मतलब अगर ये एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है या किसी भी और तरह से उनमें कोई रिलेशन है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज रिलेटेड पार्टी अंडर जीएसटी। तो यहाँ पर भी हमारा वही सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 का पैरा 2 एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर रिलेटेड पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन भी है तब भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर गई कॉर्पोरेट गारंटी भी। अब आता है इसके वैल्यूएशन का क्वेश्चन। अब इसको वैल्यू करने के लिए हमारे जीएसटीएन ने क्या किया कि उन्होंने 26 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन इशू की जिसमें रूल 28 जो हमारा इस तरह की ट्रांजैक्शन को गवर्न करता था वैल्यूएशन को, उसमें एक सब रूल 2 ऐड किया गया। उसमें कहा गया कि अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी दे रही है फॉर एनी सिस्टर कंसर्न तो उस केस में वैल्यूएशन किया जाएगा एज पर रूल 28 सब रूल 2। उसमें कहा गया कि 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गारंटी, जो गारंटी की वैल्यू है उसका 1% जो है वो मान लिया जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। या अगर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ गारंटी और कंसिडरेशन विच एवर इज हायर उसे मान लिया जाएगा कि वो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू और उसी पे जीएसटी पे करना होगा। और इसमें रूल 28 में सब रूल 2 ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रेंड्स क्या है कि हमारा जो रूल 28 है वो ये कहता है कि अगर सामने वाली पार्टी यानी कि रिसिपिएंट पार्टी अगर आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसे ही टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाएगा। यानी कि अगर आप ₹1 पे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो भी आपके ओपन मार्केट वो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मान ली जाएगी और उसी पे आपको जीएसटी देना है। बट कंडीशन ये है कि सामने वाली पार्टी जो रिसिपेंट है वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि वो आज वो हम एक कंपनी जीएसटी पे करेगी, दूसरी आईटीसी ले लेगी तो रेवेन्यू का कहीं भी कोई जो है लॉस नहीं हो रहा है डिपार्टमेंट को। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि अगर आईटीसी आगे वाली कंपनी ले रही है तो चाहे आप ₹1 पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसे भी टैक्सेबल वैल्यू मान लिया जाएगा, कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसी वजह से सिर्फ इसी वजह से जो है रूल 28 में सब रूल 2 ऐड किया गया जिसमें कहा गया कि चाहे सामने वाली कंपनी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तब भी जो है 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गारंटी को ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे माना जाएगा। बिकॉज रूल 28 में कहा गया है कि अगर रिसिपिएंट आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू उसे टैक्सेबल वैल्यू मान लेंगे। तो ये चीज इस चीज को अवॉइड करने के लिए सब रूल 2 लाया गया। उसमें कहा गया इवन इफ अगर रिसिपिएंट आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तब भी जो है 1% ऑफ वैल्यू ऑफ गारंटी जो है वो ही आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू आएगी उसे माना जाएगा टैक्सेबल वैल्यू और उसी पे जीएसटी देना होगा। सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, पर्सनल गारंटी गिवन बाय द डायरेक्टर और कॉर्पोरेट गारंटी। पर्सनल गारंटी में जो टैक्सेबल वैल्यू है वो नील है बिकॉज ओपन मार्केट वैल्यू इस तरह की ट्रांजैक्शंस की नील है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द आरबीआई। एंड कॉर्पोरेट गारंटी के केस में 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गारंटी और कंसिडरेशन इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। So this is all about these two types of guarantees. I hope आपको कुछ clarity आई होगी, कुछ value addition हुआ होगा। So आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep learning and keep growing. Thank you.